तो इंट्रोडक्शन टू मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फिनोमेना सबसे पहले जो हम देखते हैं अभी तक डेली लाइफ में, वो कहाँ पर देखते हैं? जो नॉर्मल मैग्नेट होती है। ठीक है, तो ये सबसे पहले जो ओर निकला था, ये कुछ टर्की के टाउन में निकला था, मैग्नीशिया में। तो तब से इसका नाम क्या रख दिया? मैग्नेट रख दिया। वही आपके घर में जो आप देखते हैं मैग्नेट, जो आयरन को अट्रैक्ट करती है। ठीक है, तो इस तरह से जो आयरन की चीजें अट्रैक्ट होती है, तो फिर क्या बोलेंगे कि इस मैग्नेट के चारों ओर भी एक फील्ड होता है, जैसे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, जिसको आप ई वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसकी इंटेंसिटी को। ऐसे ही जो मैग्नेट है, जो आपकी सारी चीजों को खींच रही है, आयरन की जितनी है। ठीक है, अर्थ के पास भी अपना एक मैग्नेटिक फील्ड है। तो वो स्पेस और अराउंड जिसमें कोई भी दूसरी मैग्नेट या आयरन पार्टिकल अट्रैक्शन फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, ठीक है, वो क्या कहलाएगा? उस मैग्नेट के चारों ओर क्या कहलाएगा? मैग्नेटिक फील्ड कहलाएगा। तो जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई वेक्टर से रिप्रेजेंट होती है, बिल्कुल वैसे ही आप मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी को किससे रिप्रेजेंट करेंगे? बी वेक्टर से रिप्रेजेंट बी करेंगे। ठीक है, तो अब दूसरी बात ये आती है कि आपका जो मूविंग चार्जेस होते हैं, ठीक है, मूविंग चार्ज पार्टिकल्स और करंट, दे आर आल्सो द सोर्स ऑफ जनरेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ऐसा नहीं है कि आपके जो मैग्नेट है, जो नेचुरल मैग्नेट्स हैं, ठीक है, जिनसे आप बचपन में खेलते हो, केवल उसी मैग्नेट से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो सकता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो सकता है अगर कोई चार्ज पार्टिकल्स मूव कर रहे हो, या जो आपका इलेक्ट्रिक करंट है उसकी वजह से भी उस करंट के चारों ओर एक मैग्नेटिक फील्ड होता है। उसमें भी कोई आयरन पार्टिकल्स आएगा तो वैसे ही वो अट्रैक्शन फोर्स एक्सपीरियंस करे, जैसे इस नॉर्मल मैग्नेट के पास में करते। ठीक है, तो बेसिकली बात तो ये है कि दुनिया का हर मैग्नेटिक फिनोमेना मूविंग चार्जेस की वजह से ही गवर्न हो रहा है। धीरे धीरे आपको ये बात समझ में आएगी जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे। एक एम्पियर नाम का साइंटिस्ट था, उसने ये क्लेम भी किया था कि मुझे कुछ भी दुनिया का आप कैसा भी मैग्नेटिक फिनोमेना ला दो, मैं सर्कुलेटिंग करंट से उसको एक्सप्लेन कर दूं। उसका ये बहुत बड़ा क्लेम था कि कैसा भी मैग्नेटिक फिनोमेना हो, मैं बिल्कुल उसको सर्कुलेटिंग करंट से या मूविंग चार्जेस से एक्सप्लेन कर सकता हूँ। ठीक है, तो आप भी करने लग जाएंगे, वो सारा आप किताबों में है जो उसने क्लेम किया था। तो आप भी कर पाएंगे कि आपकी जो नॉर्मल मैग्नेट है, इसके मैग्नेटिज्म का रीजन भी मूविंग इलेक्ट्रॉन्स है। क्योंकि आपको पता है ना, कोई भी मटेरियल है, अंदर इसके इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं। ठीक है, तो ये मूविंग चार्ज पार्टिकल्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर ऑल मैग्नेटिक फिनोमेना, बेसिकली बात ये है। ठीक है, लेकिन और जनरेशन भी इनकी वजह से होता है। और एक और इम्पॉर्टेंट बात कि कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है, ठीक है, कोई भी चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है, अगर उसके पास वेलोसिटी है तो वो एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है। ठीक है, तो ये तीन चीजें बताइए मैंने आपको मैग्नेट के बारे में, जो हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। बट सीक्वेंस हमारा इस तरीके से रहेगा जिस तरीके से मैंने लिखा है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। सबसे पहले हम बिल्कुल बात नहीं कर रहे हैं कि जनरेशन कैसे हो रहा है मैग्नेटिक फील्ड का। ठीक है, हम केवल एक फिनोमेना का स्टडी करेंगे कि एक मूविंग चार्ज पार्टिकल अगर मैग्नेटिक फील्ड में मूव करेगा, तो उस पर एक फोर्स लगेगा, जिसको हम क्या बोलेंगे? मैग्नेटिक फोर्स बोलेंगे। तो ये स्टेशनरी चार्ज पार्टिकल है किसी स्पेस में, तो केवल एक ही फोर्स लग सकता है उस पर, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो फोर्स हो, ठीक है। बट मूविंग चार्ज पार्टिकल पर मैग्नेटिक फोर्स भी लग सकता है। कितना लग सकता है, किस डायरेक्शन में लगेगा, क्या उसका मैग्नीट्यूड होगा, ये सब सबसे पहले पढ़ेंगे। उसके बाद हम सेकंड पार्ट पे जाएंगे कि करंट की वजह से कितना मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। बेसिकली ये फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू हम कैलकुलेट कर रहे होंगे। जैसे कि डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट से, डिफरेंट डिफरेंट चार्ज ऑब्जेक्ट से आपने फील्ड इंटेंसिटी ई वेक्टर निकालना सीखा है, उसी तरह के केसेस इसमें भी आएंगे। ठीक है ना, डिफरेंट डिफरेंट ओरिएंटेशन के करंट कैरिंग वायर से, लूप से, करंट कैरिंग लूप की एक्सेस पर, इन सब पर आप मैग्नेटिक फील्ड लिखना सीखेंगे। वो सेकंड पार्ट है अपना। ठीक है, और थर्ड पार्ट इस मैग्नेटिज्म का जो चैप्टर है, उसमें फिर हम बिल्कुल उस पर आ जाएंगे, जो आपकी मैग्नेट है, बार मैग्नेट। ठीक है, और फिर जो आपके मैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, जो कि फेरोमैग्नेटिक होते हैं, ऐसे डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक भी मटेरियल्स होते हैं। तो उन सब की स्टडी करेंगे। ठीक है, तो जो एडवांस के सिलेबस है वो यही है, एडवांस का सिलेबस इन दो टॉपिक के साथ। ठीक है, थर्ड बिल्कुल हम सिर्फ मेंस और बोर्ड के लिए पढ़ने वाले हैं, एडवांस में ये बिल्कुल नहीं पूछा जा सकता, बिल्कुल कोर्स में नहीं।
ठीक है, क्योंकि इसकी एक्चुअल कहानी में अगर जाएंगे तो काफी कॉम्प्लिकेशंस हैं, काफी चीजें हमको और सीखनी पड़ेगी, तब बिल्कुल समझ में आएगा। तो ये वाला पार्ट एडवांस में नहीं है, थर्ड पार्ट। तो आप बहुत सारी ऐसी चीजें आएंगी तो मैं सब लिख के दूंगा आपको, अभी मैंने 12th वालों को भी लिख के दिया है, जब आपके एक बैच साल जो सीनियर है। बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जो एडवांस में नहीं आती, ठीक है, बट मेंस में बहुत ज्यादा पूछी जाती हैं, तो ये उसी तरह का थर्ड पार्ट है। तो फर्स्ट और सेकंड पार्ट हम पढ़ेंगे बस अभी इस चैप्टर में, ठीक है। फर्स्ट और सेकंड पार्ट हम इसमें केवल एडवांस के लिए पढ़ेंगे, बाकी थर्ड भी पूरा पढ़ेंगे, ढंग से पढ़ेंगे, हम सब कुछ समझ भी जाएंगे, बट वो केवल मेंस और बोर्ड के लिए हम पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो देखिए, हम सबसे पहला पार्ट शुरू कर रहे हैं कि मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन ए मूविंग चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड। तो ये फार्मूला है बस आपके पास कि अगर क्यू चार्ज बी वेक्टर से मूव करेगा मैग्नेटिक फील्ड में, ठीक है, तो उस पर कितना फोर्स लगेगा, क्यू वी क्रॉस बी। तो एक चार्ज पार्टिकल पर जो इलेक्ट्रिक फोर्स का एक्सप्रेशन था, वो चाहे चल रहा हो नहीं चल रहा हो, ठीक है ना, हर केस में एक मूविंग चार्ज पार्टिकल या स्टेशनरी चार्ज पार्टिकल पर जो इलेक्ट्रिक फोर्स है उसका एक्सप्रेशन क्या होता है, क्यू ई वेक्टर। तो यहाँ मैंने आपको बताया कि क्यू को विद साइन यूज करना है, वैसे ही मैं यहाँ पर भी बोलूंगा एकदम कि आपका जो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा चार्ज पार्टिकल पर, क्यू वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ठीक है ना, जो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा आपका क्यू वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ठीक है, इसको आपको किसके साथ यूज करना है, क्यू को विद साइन यूज करना है, ठीक है ना। क्यू द चार्ज पार्टिकल, चार्ज ऑन द पार्टिकल, वी वेक्टर इज द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, बी वेक्टर इज द फील्ड इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर है आपको ये चीजें चारों टर्म? यस ठीक है। अभी आपको बी वेक्टर गिवन होगा, जैसे भी बता देगा वो डायरेक्शन 2i कैप 3i कैप 3k कैप, बिल्कुल वैसे यूज कर लेंगे इसको एज ए वेक्टर मानते हुए, ठीक है। बाद में फिर देखेंगे कैसे जनरेट होता है, क्या होता है सेकंड पार्ट पे जब हम जाएंगे, ठीक है। तो पहला चैप्टर है बेसिकली, फर्स्ट पार्ट एससी वर्मा का, ठीक है, और दूसरा पार्ट जो मैं कहता हूँ कि जनरेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, वो एससी वर्मा का सेकंड चैप्टर, ठीक है। तो ऐसा यूनिट टेस्ला है, एसजीजीएस यूनिट गॉस होगी इसकी, 1 टेस्ला इक्वल्स टू 10⁴ गॉस, तो याद रखना है आपको ये, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, दोनों में रिलेशन कभी यूज हो सकता है, गॉस में भी कई बार फील्ड गिवन होता है, ठीक है। तो गॉस क्या है, सीजीएस यूनिट है, टेस्ला क्या है, एसआई यूनिट है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की, और दोनों में रिलेशन है 1 टेस्ला इक्वल्स टू 10⁴ गॉस, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ फोर्स विल बी गिवन बाय राइट हैंड थंब रूल ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। तो इसके लिए आपको इस चैप्टर की इकलौती रिक्वायरमेंट ये है कि आपको क्रॉस प्रोडक्ट आना चाहिए पूरे मैग्नेट, ईएमआई एसी में भी, ठीक है। क्रॉस प्रोडक्ट आता है तो फिर कोई प्री रिक्विजिट नहीं है, आपको रिएक्टर आते हो या ना आते हो, डिफरेंशिएशन आता हो या ना आता हो, किसी की भी इतनी रिक्वायरमेंट, ठीक है। बट अगर आपको क्रॉस प्रोडक्ट नहीं आता, और हर तरीके से जैसे मैं पढ़ाता हूँ जब आप 11th में, ये नहीं केवल प्लेन के वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट आ रहा है, ठीक है ना, आपको किसी भी तरह का क्रॉस प्रोडक्ट आना चाहिए। तो मैं कुछ एग्जांपल्स ले रहा हूँ आपके लिए, देखो आप लोगों को बता पातेंगे, ठीक है। जो एग्जांपल मैं ले रहा हूँ अगर आप वो बता देंगे तो इसका मतलब आपको क्रॉस प्रोडक्ट आता है, नहीं तो सिखा भी रहा हूँ तो सीख भी जाइए। पूरा चैप्टर क्रॉस प्रोडक्ट पर बेस्ड है बेटा, ठीक है ना। वो स्पीडली करना आना चाहिए, तो आपकी स्पीड भी बनी रहती है, आप चीजें फटाफट समझते भी हैं। इसके अलावा और कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। तो एक बार देखना आपको क्रॉस प्रोडक्ट आता है क्या, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ।